आज हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ बात करना चाहते हैं और पहला चैप्टर लेते हैं साझेदारी लेखे, जो सामान्य साझेदारी के नाम से जाना जाता है। परीक्षाएं नजदीक आ रही है और आपको हम पूरा कोर्स इतने दिनों में करा देंगे। आप हमारे पूरे वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। देखेंगे सबसे पहले कि साझेदारी होती क्या है। तो साझेदारी क्या होती है उससे बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साझेदारी जो है, पिछली कक्षा में आपने कक्षा 11वीं में एकल व्यवसाय के विषय में समझा होगा और वहां पर अकाउंटिंग की प्रोसेस के विषय में जानकारी भी ली होगी और सीखा भी होगा, जैसे जर्नल बनाना, लेखांकन करना और तलपट बनाना और अंतिम खातों को तैयार करना सीखा था। यहाँ पर हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ एडवांस चीजों को सीखेंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति के विषय में चर्चा की गई थी, बात की गई थी, एकल व्यवसाय के संबंध में बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में बात करेंगे। तो वही टॉपिक आज है हमारा साझेदारी लेखे। और साझेदारी लेखे का अर्थ होता है, क्योंकि इसका जन्म जो होता है वो समझौते से होता है। जब साझेदारी का जन्म समझौते से होता है तो समझौता के विषय में आप जानते हैं कि अकेला व्यक्ति है वो अपने मन में ही कोई समझौता नहीं कर सकता, उसके लिए किसी एक अन्य व्यक्ति की सहमति भी जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ आशय में भी कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं, व्यवसाय को स्टार्टिंग करना चाहते हैं और उसमें अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं, अर्थात जो धन है वो लगाना चाहते हैं। जब व्यवसाय प्रारंभ करेंगे कोई भी व्यक्ति, तो आप जानते हैं कि बिना पूंजी के वो व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पूंजी लगाएंगे वो दोनों लोग और उस व्यवसाय को प्रारंभ करेंगे और उस व्यापार का संचालन व प्रबंधन, यानी चलाना, उसको उसका मैनेजमेंट करना, संचालन और प्रबंधन भी वो दोनों लोग करेंगे। तो इस प्रकार के व्यापार को हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। अर्थात इस तरह से जब उन्होंने साझेदारी का जो जन्म हुआ वो समझौता हुआ। समझौते को हम हिंदी में अनुबंध कहते हैं या फिर इसे हम ठहराव के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जो डीड होती है, समझौता होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के द्वारा ही दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को प्रारंभ करते हैं, उसमें अपना धन लगाते हैं यानी पूंजी लगाते हैं और उस व्यापार का संचालन व प्रबंधन करते हैं। तो इस प्रकार की व्यापार की जो प्रक्रिया होगी उसे हम साझेदारी व्यापार कहेंगे। क्योंकि पिछले जो क्लास है उसमें हमने एकल व्यवसाय में देखा था, अब यहाँ पर दो व्यक्ति यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, इसीलिए यह व्यापार यहाँ पर आपको साझेदारी व्यापार के नाम से जाना जाने लगा है। और आगे हम बात करेंगे इसी में कि जो साझेदारी व्यापार है, इस साझेदारी व्यापार में आप देखेंगे, जो साझेदारी व्यापार, इस व्यापार में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार भारतीय संहिता आने हमारे जो विधान है, संविधान है, उस संविधान में भी इस संबंध में कुछ बातों को बताया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1932 है, इस 32 की धारा 4 जो होती है उसमें इसके विषय में इसकी डेफिनेशन दी गई है, इसे बताया गया है। और यह बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच, साझेदारी क्या होती है, जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध होता है, अर्थात जब उनका आपसी सामंजस्य होता है तभी तो वो साझेदारी कर सकते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को, कोई एक ऐसा व्यवसाय है, उस व्यवसाय में जो लाभ है उस लाभों को बांटने का
ठहराव अर्थात वही अनुबंध किया है। और जो उन सबके द्वारा, पहली बात हो सकती है कि उन सबके द्वारा, जितने भी दोस्त हों, वो दो या दो से अधिक की बात की गई है, तो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से, उनमें से किसी एक व्यक्ति की ओर से किसी के द्वारा चलाया जाता है। या फिर वो कहते हैं कि भाई और कोई व्यक्ति है, उसको हम चलाने के लिए यहाँ पर अनुमति देते हैं, तो उसके द्वारा ये चलाया जाएगा। इस प्रकार से हम इसे साझेदारी व्यापार कहते हैं। तो जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में कहा गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है, जो कि उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से, उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाता है, उसे हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में बताया गया है। आगे हम बात करेंगे और आपको हम बताएंगे कि इस साझेदारी व्यापार में जो है, वो साझेदारी व्यापार में क्या होना चाहिए, अर्थात इसकी विशेषताएं क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो साझेदारी व्यापार की जो विशेषताएं होगी, उस विशेषताओं को हमने जैसे पहले ही पढ़ा है, उस के अनुसार ही हम यहाँ पर विशेषता की बात भी कर लेते हैं। और ये विशेषता होगी, पहला ठहराव का होना, इसे हमने आपको समझाया था, अनुबंध कह सकते हैं इसे, या फिर ठहराव भी कहा जा सकता है। तो अनुबंध या ठहराव या फिर समझौता भी कहा जा सकता है। समझौता, ठहराव, अनुबंध या समझौते का होना यहाँ पर आवश्यक होता है। तो साझेदारी व्यापार की स्थापना के लिए ठहराव यानी अनुबंध का होना आवश्यक होता है। बिना ठहराव या अनुबंध के यहाँ पर व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि साझेदारी का जन्म जो होता है वो अनुबंध से होता है, समझौते से होता है। अनुबंध जो होता है वो लिखित हो या मौखिक हो, दो में से कोई हो सकता है, या तो वो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन जो है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे खाली स्थान, रिक्त स्थान आदि में पूछ सकता है, अक्सर करके पूछता है कि हमारा जो साझेदारी समझौता होता है वो लिखित होता है या मौखिक होता है। तो ये तो उन साझेदारों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि इसे वो लिखित भी कर सकते हैं और मौखिक भी कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट होगा ठहराव का होना, दूसरा पॉइंट होगा इसकी विशेषताओं में साझेदारों की संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि साझेदारों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। जो 2 व्यक्ति होंगे उनका आवश्यक होता है। पहली बात तो न्यूनतम संख्या भी, इसको हम 2 पॉइंट बना सकते हैं, न्यूनतम संख्या का पॉइंट बता सकते हैं, और दूसरा अधिकतम संख्या का। तो कम से कम यहाँ पर 2 व्यक्ति का होना आवश्यक होगा, और अधिकतम, ये पुराना डाटा है 50 व्यक्ति हो सकते हैं, ये पुराना डाटा था, इसीलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। तो कम से कम यहाँ पर 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति यहाँ पर हो सकते हैं। ये साझेदारों की संख्या के विषय में समझाया गया है। अच्छा, ये जो 20 वाला डाटा है, ये जब कंपनी अधिनियम 1956 चलता था उस समय का अधिनियम है। अभी कंपनी अधिनियम जो है वो 2013 चल रहा है, इसीलिए ये आंकड़ा बदल गया और उसमें कहा गया कि जो अधिकतम संख्या होगी वो 50 होगी। इसमें एक संशोधन किया गया था, 14 में संशोधन करके 50 किया गया, 13 में ये संख्या 100 की गई थी, लेकिन कुछ समस्याएं आई होगी उन्हें, तो इसमें संशोधन करके फिर इसे 50 किया गया था। अब देखते हैं आगे हम, जो अगला पॉइंट है हमारा लाभों को बांटना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाभों को कैसे बांटा जाता है। तो
साझेदारी व्यवसाय में लाभों को बांटना अनिवार्य अंग है, अर्थात जो लाभ होता है उसे बांटना अनिवार्य होगा। इसके बिना आप साझेदारी नहीं कर सकते हैं, किंतु हानि को बांटना अनिवार्य नहीं होगा। अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि हानि को बांटना अनिवार्य क्यों नहीं होगा। तो ये कुछ विशेष साझेदारों की स्थिति में हानि को नहीं बांटा जाता है, हालांकि पूरी कंडीशन में बांटा जाता है। जो नाबालिग साझेदार होता है, नाबालिग साझेदार, और नाबालिग साझेदार किसे कहते हैं? तो वो साझेदार जो 18 वर्ष से कम आयु का होता है उसे हम नाबालिग साझेदार के रूप में जानते हैं। तो ऐसे साझेदार को ये हानि की पूर्ति नहीं की जाती, अर्थात हानि का बंटवारा उससे नहीं किया जाता। बाकी सभी साझेदारों से हानि और लाभ समान मात्रा में बांटा जाता है। आगे देखते हैं हम, इसमें अगला पॉइंट है हमारा व्यवसाय का संचालन व प्रबंधन। तो यहाँ पर जो व्यवसाय का संचालन होगा, वो प्रबंधन होगा, वो कैसे किया जाएगा? तो फर्म का व्यवसाय जो होगा, अर्थात जब व्यक्ति सब मिल जाएंगे, ये 4 व्यक्ति ने मिलकर एक समझौता किए, तो अब वो साझेदारी फर्म कहलाएगी, क्योंकि व्यक्तियों का समूह बन गया इसलिए वो फर्म हो जाएगी। तो फर्म का व्यापार सभी साझेदारों द्वारा अथवा उनकी ओर से नियुक्त व्यक्ति द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है। संचालन, और यदि आपने कोई समझौता नहीं किया है, नियम कानून नहीं बनाया है, तो सभी साझेदार ही मिलकर वो संचालन व प्रबंधन करेंगे, सभी की जवाबदारी होगी। और यदि आपने मिलकर आपने कहा कि भाई इसमें से 4 लोग काम करेंगे तो वो 4 करेंगे, या किसी एक व्यक्ति को आपने नियुक्त कर दिया तो वो एक व्यक्ति नियुक्ति जिसको होगी वो करेगा, या और कोई थर्ड व्यक्ति को संचालन करने को दिया तो वो थर्ड व्यक्ति यहाँ पर व्यापार का संचालन करेगा। और एक यहाँ खास पॉइंट आता है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का अर्थ हम आपको समझाएंगे और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, साझेदारी व्यापार में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित का अर्थ क्या होता है? तो असीमित से तात्पर्य जो होता है कि व्यापार के दायित्वों यानी ऋण जो होते हैं वो दायित्व कहलाते। तो ऋणों को चुकाने के लिए, ऋण जो होंगे उसको चुकाना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो चुकाने के लिए व्यापार की संपत्ति जब कम पड़ जाती है, व्यापार में जितनी संपत्ति है वो कम पड़ जाती है, तो साझेदार अपनी निजी संपत्ति से, आपने जब व्यापार प्रारंभ किया था तो 5-5 लाख रुपए लगाया था, लेकिन व्यापार में हानि हो गई, व्यापार की पूरी संपत्ति आपने बेच दी। बेचने के बाद भी हुआ ये कि आप उस ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके निजी संपत्ति जो 5 लाख लगाए थे उससे और अलग से पैसा घर से लाना होगा और उन ऋणों का भुगतान करना होगा आपको। इस प्रकार का जो दायित्व होता है वो असीमित दायित्व कहलाता है, उसे हम असीमित दायित्व के नाम से जानते हैं। तो ये हमने बात की है अभी पूरी इनकी विशेषताओं के संबंध में, जो विशेषताएं थी साझेदारी की। तो हमने आज इसमें साझेदारी का आशय देखा, दूसरा साझेदारी की विशेषताएं देखी। कल के इसी अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड आगे की थ्योरी, और इसके बाद में आपको सभी प्रैक्टिकल 1 to 1 समझाएंगे। और यदि आपको कोई प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, वो प्रैक्टिकल हमसे पूछे, इसी चैप्टर से रिलेटेड हम आपको बोर्ड पर करके दिखा देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।